हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग नए वीडियो में एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग को निकालना है कि मतलब अलग अलग केस में क्या वर्क डन आएगा। तो आज हम लोग पहला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग को निकालना है। तो जैसा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम लोग को निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसे सरफेस है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऐसे चैन रखा हुआ है, ऐसे चैन रखा हुआ है। सीक्रेट बना देते हैं हम। ऐसे सीक्रेट। अब इसके इस पार्ट में क्या है, फ्रिक्शन है, जबकि कोएफिशिएंट है म्यू इस पार्ट में। अब इसको खींचा गया है ऐसे, और जो इधर का पार्ट है वो स्मूथ है। ये क्या है, स्मूथ, ठीक है। तो बताना है क्या कि अगर इस पूरे चेन को ऐसे खींच लिया जाए, ऐसे खींच लिया जाए, तो टोटल वर्क डन कितना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकाल लग रही होगी, एल लेंथ का ले लेते हैं और मास ले लेते हैं एन। सही बात है। अब क्या है कि इसको खींच करके कोई फोर्स, एफ फोर्स लगा, एफ फोर्स जो कि वर्क डन प्रोवाइड कर रहा होगा। और ये फोर्स क्या होगा, वेरिएबल फोर्स होगा, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। तो जो फोर्स लगा उसके द्वारा इसे खींचा गया, तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। या ऐसे यूं कर सकते हैं कि जो कितना वर्क किया गया अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो ऐसा देखा जाए कि पहला केस हो गया कि मतलब ऐसे है, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, ठीक है। अब देखा जाए सिनेरियो क्या होगा। अब मान लेते हैं लेंथ का था, तो दूसरे मतलब टी टाइम के बाद टी इजकल टू 0 पे था और टी इजकल टू टी पे है, ठीक है। तो ऐसे चैन सरफेस था, ऐसे कुछ, ठीक है। और हाफ पार्ट पे क्या था, यहाँ पे था, मतलब इसके बाद स्मूथ था, ठीक है। हाँ जी। अब क्या हुआ होगा कि चैन यहाँ से सरक करके ऐसे कुछ सरक करके ऐसे गया होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्स लेंथ गया होगा, एक्स लेंथ। तो बचा कितना, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखा जाए कि फ्रिक्शन किस पार्ट पे लग रहा है। फ्रिक्शन तो इस पार्ट पे लग रहा था, मतलब कि जिसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ था उस पे लग रहा था, यानी कि फ्रिक्शन इस पार्ट पे लग रहा होगा, ठीक है। और फोर्स ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे एफ लग रहा होगा। अब इसको खींचने के लिए कितना फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना लग रहा है, इसका मास, इस पार्ट का मास इंटू म्यू इंटू जी, यानी कि म्यू टाइम्स ऑफ क्या होगा, एम बाई ए, मतलब मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। एम बाई एल क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कितना है, एल माइनस एक्स। ये फोर्स लग रहा होगा। अब देखा जाए कि ये फोर्स जो है वो पाथ डिपेंडेंट कैसे हो। तो देखा जाए कि यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, यहाँ भी एल कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्या है, वेरिएबल है। मतलब कि पहले छोटू सा एक्स होगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा है, मतलब ऐसे खींच के पूरा एल लेंथ ऐसे बाहर की तरफ ऐसे चला जाएगा, यानी कि एक्स वेरिएबल है, यानी कि फोर्स भी वेरिएबल है। अब वर्क डन बाय फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, वो कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है ना ऐसे, फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एंगल कितना हुआ, 180। यहाँ तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 डिग्री, यानी कि कॉस ऑफ 180 -1, तो -1 आ जाएगा इधर। तो माइनस ऑफ, ये वेक्टर था तो उसको हम लोग
स्केलर में चेंज कर लिए, तो क्या होगा, एफ एफ कितना है, म्यू एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। सही बात है। अब यहाँ पे देखा जाए कि लिमिट क्या होगा वर्क डन, मतलब वर्क डन का लिमिट है वो क्या होगा। तो एक्स कैसे वेरी कर रहा है, अगर यहाँ से पहले एक्स निकाले ही नहीं है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब पूरा एल लेंथ निकल जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, एल। तो 0 से लेके एल तक लिमिट लग जाएगा, 0 से लेके एल तक। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रल कर देना बस। क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन कितना हो जाएगा बाय फ्रिक्शन, क्या होगा, वहां पे क्या है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस ऑफ म्यू एम बाई एल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से लेके एल तक। अब इसको पुट करके आंसर ला लेना है, क्या होगा, माइनस ऑफ म्यू एम बाई एल, ठीक है। एल पुट करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाई 2 और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ से ऐसे आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू एम एल बाई 2 एल, ठीक है, सॉरी 2 म्यू एम एल बाई 2, ठीक है। और हाँ एक चीज और, जो फ्रिक्शन फोर्स हुआ इनटू जी भी होगा ना, जैसे म्यू म्यू एम बाई एल, यहाँ क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, यहाँ भी जी एक आएगा, कहाँ गया, यहाँ पे जी लिख देते हैं, तो यहाँ भी जी आएगा, यहाँ भी जी आएगा, यहाँ भी जी आएगा, जी छूट गया था। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या लिखते हैं, म्यू एम जी। यहाँ पे मास कितना था, तो मास कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, यहाँ मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो म्यू एम जी हो गया, तो म्यू एम जी यहाँ भी है, इसको अलग देखना है और इसको अलग देखना है। तो ऐसे हम लोग वेरिएबल फोर्स के द्वारा हम लोग वर्क डन निकालते हैं। तो एक पहला केस हुआ, पहला केस, इसको लिख लीजिए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया था, माइनस ऑफ म्यू एम जी एल बाय 2 था ना, ऐसा ही कुछ था, ऐसा कुछ था। तो इसमें देखा जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब कि अगर ऐसे चेन रखा हुआ था तो इस पे खींचने के लिए कितना फ्रिक्शन वर्क किया, मतलब जब खींचा जा रहा था तो फ्रिक्शन वर्क कितना किया, तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन कितना वर्क डन हुआ होगा, मतलब ये तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ ना एफ, अब इसी को खींच रहे थे एफ फोर्स से, ठीक है। तो जितना फ्रिक्शन वर्क किया होगा, निगेटिव वर्क किया होगा, उतना ही तो इसको वर्क करना पड़ा होगा एक्सटर्नल के लिए, यानी कि जो फोर्स लगा रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क होगा वो हो जाएगा इसका पॉजिटिव, म्यू एम जी एल बाई 2। कैसे, तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो राइटवर्ड था, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्टवर्ड लग रहा था, उसी की वजह से क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन आया। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, राइटवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, राइटवर्ड, तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, और उतना ही होगा जितना कि जो नेगेटिव वर्क डन, सॉरी जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम लोग फाइंड कर लिए, हो गया म्यू एम जी एल बाई 2। अब दूसरा केस देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 2 देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक टेबल है जी सरकार, ऐसे टेबल, ऐसा ही होता है क्या, हाँ शायद, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, जी सरकार, ऐसे टेबल था, उस पर क्या है, सिक्कर लगा हुआ है ऐसे,
सही बात है। अब मान लेते हैं कि टोटल लेंथ इस सिकड़ का है एल, यानी कि चेन का है लेंथ एल और मास एम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मान लिए कि मास है एल, सॉरी मास है एम, लेंथ है एल, और इसका जो हैंगिंग पार्ट है, मतलब कि जो लटक रहा है यहाँ पे, वो L/3 है, L/3 लेंथ का, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 2/3 होगा बेसिकली, यानी कि 2/3 क्या है, ऊपर लेइंग है। सही बात है। अब बताओ कि इस पे टेबल पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा चैन और टेबल के बीच में। तो मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू मान लेते हैं। सही बात है। अब जैसे ही ऐसे लटकाया गया था, अब जितना पार्ट m L/3 है, यानी कि मास भी m/3 होगा, टोटल मास m है, तो इनिट्रीमेटर से क्या होगा, m/3 मास होगा। अब इतना ही मास लटका हुआ था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या हुआ कि सिकड़ धीरे धीरे खिसकने लगा, यानी कि गिरने लगा। सही बात है। तो बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम केस है, उसमें भी क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था, तो एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शन के बराबर हो गया। जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फ्रिक्शन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन था वो फ्रिक्शन के वर्क डन के बराबर हो गया था पिछले में। अब इसमें भी हम लोग को वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा है, केस 2 है ना, केस 2 है। अब कैसे फाइंड करेंगे, इस पे भी क्या होगा, जैसे ही गिर रहा होगा तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद, ऐसे दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, इसी में ले लेंगे, हाँ नहीं ऐसे था। अब कुछ टाइम के बाद ऐसे मान लेते हैं कि क्या हो गया, हाँ छोटा सा बना लेते हैं, जगह थोड़ा कम है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। मान लेते हैं कि एक्स पार्ट नीचे हैंग कर रहा है, एक्स पार्ट, एक्स लेंथ, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना था, एल था, तो हैंगिंग पार्ट कितना है, एक्स है, तो रिमेनिंग क्या होगा, वो हो जाएगा L-(x). सही बात। अब फ्रिक्शन किस पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन तो इस पे लग रहा है L-x वाले पार्ट पे, ठीक है, तो L-x पार्ट पे लग रहा है, जिसका कोफिशिएंट है म्यू। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो देखा जाए यहाँ से क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होगा, ऊपर लिख लेते हैं, इसका L/3 था, ठीक है, सिनेरियो ऐसे चेंज हुआ। अब देखा जाए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, एफ ऑफ dx इंटू कॉस ऑफ 180, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो कॉस ऑफ 180 तो -1 पहले ही लगा देते हैं, कॉस ऑफ 180 नहीं लिखते हैं। अब फोर्स आया मतलब होगा कितना, तो फोर्स कितना होगा, अब कितना फोर्स इसको फ्रिक्शन लगा रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी, यानी कि इस पार्ट का मास इंटू म्यू इंटू जी। अब इस पार्ट का मास क्या होगा, तो हम लोग यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं क्या, कि म्यू, ठीक है, मास इस पार्ट का क्या होगा, तो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, एम डैश कर देते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है, इंटू लेंथ, इसका लेंथ, यानी कि L(-x) इंटू जी, यही होगा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। सही बात है। अब इसको पुट कर देते हैं वहां पे, ये फ्रिक्शन ही फोर्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, -1, यानी कि -1 ही करने देते हैं ना, क्या होगा, म्यू m/L इंटू L-x इंटू जी इंटू dx, यही होगा। अब यहाँ पे लिमिट क्या लगेगा, लिमिट क्या लगेगा x में, तो पहले क्या था, अगर x पहले क्या था, L/3 था, और बाद में क्या हो जाएगा,
पहले क्या है, एल x/3 है ना, x/3 एल लेंथ, एक्स लेंथ कितना है, l/3 इनिशियली हैंगिंग है। अब बाद में जब टोटल नीचे गिर जाएगा तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, l। तो इनिस जो लोअर लिमिट है वो क्या होगा, l/3, और अपर लिमिट g क्या होगा, g क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, तो क्या होगा, म्यू एम एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा तो बाहर आएगा, और यहाँ से क्या जी भी है, यहाँ से जी भी है तो जी भी बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू एम बाई एल इंटू जी बाहर आएगा, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, एल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या लग जाएगा, l/3 से a। इसको लिमिट पुट करके आंसर ला लेना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। उसमें क्या था, उसमें लिमिट था 0 से a फर्स्ट वाले केस में, इसमें क्या है, l/3 से a। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसको लिख लेना है। अब ये जो केस है ना वो सेकंड है। अब थर्ड केस में चलते हैं। केस थर्ड थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा कम है ना, तो इसी वजह से हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। और जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा ना तो कमेंट वगैरह कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है। तो चलते हैं केस थर्ड देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, सेकंड केस का सिमिलर ही है, बस अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि देखा जाए कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, ऐसे थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, अपना जगह यूज करते हैं भैया। क्या हो गया, ये भी जवाब देने लगेगा क्या, चल नहीं रहा है ऐसे से। हाँ, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। क्या है, सिमिलर केस, बस क्वेश्चन अपोजिट पूछा गया। क्या ऐसे चैन लटका हुआ था जिसका सेम मास एम था, मास एम है, ठीक है। ले ऐसे कर दिए, ऐसे क्या है, टेबल है। अब भैया ऐसे क्या बनाते हैं, टेबल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि l/3 लेंथ लटका हुआ है, मतलब हैंगिंग, और 2/3 पार्ट इसका क्या है, ऊपर है। मास टोटल क्या है, 2/3 है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। टोटल मास क्या है, m, टोटल लेंथ क्या है, l। अब इस केस में क्या है कि पहले जो सेकंड वाला केस था कि टोटल गिर जाए तो फ्रिक्शन कितना वर्क किया है उसको निकालना है। अब इसमें इस केस में क्या है कि अगर इस पार्ट को, हैंगिंग पार्ट को टोटली खींच करके कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा टोटली खींच करके, मान लेते हैं एफ एक्सटर्नल है, उसको लगा करके अगर इसको जो l/3 पार्ट है उसको मतलब टेबल पे कर लिया जाए तो कितना वर्क डन किया गया होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो हमेशा ही क्या है, वेरिएबल फोर्स आ रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर टोटल लेंथ को ऊपर ला दिया जाए तो क्या होगा, पहले इतना पार्ट में लग रहा है फ्रिक्शन, अब टोटल पार्ट में लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन अगर टोटल पार्ट में बढ़ गया, ठीक है, तो वर्क डन भी, मतलब उस फोर्स भी बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो वर्क डन भी बढ़ गया। तो वर्क डन निकालना है, यानी कि वेरिएबल फोर्स ही है ना, पहले फोर्स कम लग रहा था फिर बाद में ज़्यादा लग गया। अब कैसे निकालेंगे, तो पिछले केस में हम लोग क्या इसको एक्स लिए थे, ठीक है, क्योंकि ये गिर रहा था। लेकिन अब क्या है, अब ये ऊपर चढ़ रहा है, तब हम लोग एक्स इसको लेंगे। मान लेते हैं कि मतलब ये टी इक्वल टू 0 पे है। अब टी इक्वल टू टी के लिए डायग्राम बनाते हैं, टी इक्वल टू टी के लिए डायग्राम बनाते हैं, टी इक्वल टू टी के लिए वो कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं ऐसे था टेबल अपना, जी सरकार, ऐसे हम लोग टेबल बना लिए जी गुरु जी, ऐसे अपना टेबल बना लिए, ठीक है। ये अपना चैन कनेक्टेड है। अब मान लेते हैं कि एक्स पार्ट ऊपर आ गया, टोटल एक्स पार्ट ऊपर आ गया, तो बचा क्या होगा, l-6 बचा होगा, l-6 बचा होगा। अब टोटल फ्रिक्शन किस पे लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स है ऐसे एफ
ठीक है, वो कितना हो। तो देखा जाए यहाँ पे, तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स जो कि सरफेस लगा रहा होगा, अगर खींच रहे हैं इधर तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर F, और वो किस पार्ट पे लग रहा होगा, एक्स पार्ट पे। और इसको और कौन सा खींच रहा होगा, मतलब ये फोर्स लगाने के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स भी है और हैंगिंग पार्ट भी है। हैंगिंग पार्ट भी तो mg लगा रहा है ना नीचे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि इसका मास कितना है, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, यही है ना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी, इतना फोर्स नीचे लग रहा है। अब जो F फोर्स है, F एक्सटर्नल, वो कितना होगा, तो F एक्सटर्नल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो x पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि x लेंथ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, x लेंथ पे लग रहा है, और mg पे भी लग रहा है, ठीक है। अब F एक्सटर्नल कितना होगा, F एक्सटर्नल डिपेंड कर रहा है कैसे, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा ये जो फोर्स है उस पे भी लग रहा है, मतलब उतना भी लगाना पड़ रहा है। टोटल जो फोर्स हो गया ये प्लस इतना होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो म्यू एम बाई एल इंटू एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ कितना है एक्स इंटू जी, ठीक है। और ये जो टोटल है उसको लिख दिए एम बाई एल इंटू एल माइनस ऑफ एक्स इंटू जी। तो ये हमारा आ गया एफ एक्सटर्नल। अब एफ एक्सटर्नल कैसे वेरिएबल हुआ, एक्स भी, एक्स क्या है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, पहले एक्स 2/3L था, फिर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स वेरिएबल है। तो वर्क डन अब हम लोग कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा, अब लिमिट क्या होगा, तो देखा जाए एक्स पहले क्या था, 2/3 था, तो इनिशियल क्या था 2/3L था एक्स, बाद में क्या हो गया, जब पूरा चढ़ जाएगा ऊपर तो एल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फोर्स किधर लग रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, यानी कि वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव, एक्सटर्नल फोर्स है ना तो पॉजिटिव ही होगा। अब क्या, इसको हम लोग फोर्स लिख देंगे टोटल, तो क्या होगा म्यू एम बाई एल एक्स जी, ठीक है, एम बाई एल एल माइनस ऑफ एक्स इंटू जी, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इस वर्गमूल को निकाल देना है, लिमिट हम बता दिए क्या होगा, लिमिट बता दिए, टोटल फोर्स बता दिए, तो इसको हम लोग को मतलब निकालना है, और इसको निकाल करके हमको मतलब कमेंट में बताना है कि आंसर कितना आया है, ठीक है, सही है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को कमेंट में बताना है कि आंसर कितना आया, बहुत बढ़िया। और एक चीज डाउट आ सकता है यहाँ पे कि हम लोग कैसे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसे मतलब ये जो कैसे लिखती है फ्रिक्शन फोर्स, तो अगर हम लोग जैसे कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल, ठीक है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ए मास का, और ए मास का रखा हुआ है, तो इस पे अगर कोफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू लग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, वो होता है म्यू एम जी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर हो जाता है, एम जी लगता है ना नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन हो जाता है, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू तो म्यू ही है, एन क्या होगा एम जी के बराबर, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है म्यू एम जी के बराबर। अब म्यू एम जी के बराबर ही ये चीज है, कैसे, तो टोटल मास कितना था, टोटल मास m था, अब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इंटू लेंथ यूनिटरी मेथड से इंटू जी, ऐसे हम लोग लिख दिए। तो इन तीन कॉन्सेप्ट को हम लोग को सीखना है, और इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, मेंस में आते रहते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो हमेशा ही इसको देख के जाना है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तीनों केस को हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे सॉल्व किया गया था, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।